मेरा नाम कान सिंह निर्वाण है। जोड़ की ढाणी गोधाम कटराथल सीकर राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ और मैं पिछले 16-17 साल से प्राकृतिक गो आधारित खेती करता हूँ। मेरे पास में 12-13 देशों से और भारत के हर प्रांत से किसान और जिज्ञासु लोग, जिज्ञासु विद्यार्थी, ऐसे सब तरह के लोग यहाँ आते हैं, खेती सीखते हैं, खेती देखते हैं और अपने ज्ञान का वर्धन करके, बढ़ा करके जाते हैं। रोज एवरेज 70-80-100 तक आदमी साल भर मेरे यहाँ आते रहते हैं। मेरे यहाँ का अभिप्राय, ये स्थान मेरा नहीं है, मैं इसका सिर्फ चौकीदार हूँ। इसकी मालिक गाय है, इसकी मालिक प्रकृति है और ये धरती अपने आप में स्वतंत्र है। मैं इसका सिर्फ एक चौकीदार हूँ और केवल चौकीदारी करता हूँ, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब आपको कोई एप्लीकेशन हो तो मुझे बताएं। तो कान सिंह जी, किसान अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे अपनी लागत कम कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा मुद्दा है कि किसान जो है वो अपनी लागत कम कैसे कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है ना, आज के समय में जो लोग नहीं समझ रहे हैं, वो ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है। हमारे यहाँ सदियों की परंपरा में किसान सबसे ज्यादा समृद्धिशाली, सबसे ज्यादा मजबूत केवल एक ही बात से लेकर के था कि उसका 1 रुपया खेती के उत्पादन में खर्च होता ही नहीं था। उसके घर का बीज घर का, उसके टोटल बिजाई के संसाधन घर के और काम करने वाले लोग घर के। 1 रुपया उसका घर से बाहर जाता ही नहीं था। जो भी उत्पादन होता, कभी घाटा भी होता तो उसकी सेहत पे कोई मांगत सिर होती थी, ऐसा नहीं। केवल जीविकोपार्जन के लिए उसको अन्न की आवश्यकता होती थी, वो 2-3 साल का तो स्टॉक करके रखता ही रखता था। इसलिए उसके सामने कोई विकराल समस्या हो, ये कहीं भी समस्या भारत के इतिहास में हजारों साल के इतिहास को खोजेंगे तो भी नहीं मिलेगी आपको। केवल किसान को परजीवी षड्यंत्र पूर्वक इन 70 सालों में इन काले अंग्रेजों ने, जो हमारे अपने बन करके षड्यंत्र कर करके लोगों के हाथों में खेल करके और किसान के विकास के नाम से, किसान की उन्नति के नाम से जो किसान को परजीवी बनाया गया, किसान को पराश्रित बनाया गया, वो पाप किया। उससे आज किसान बर्बादी के कंगार पे खड़ा है। इसी स्थिति में वो खेती को जो है घाटे का सौदा देखता है, जबकि हजारों साल के इतिहास में जीवन जीने की पद्धति का नाम खेती था, सबसे उत्तम व्यवसाय खेती था और जो है पूरे धर्म में डूबने का स्रोत खेती था। तो सब चीजें जिसमें समायोजित थी वो खेती थी, क्योंकि वो इसलिए थी कि उसमें 1 रुपया घर से बाहर जाता ही नहीं था। बीजों का आदान प्रदान होता था। आदमी 10-10, 20-20 आपस में इकट्ठे होकर समूह में एक दूसरे के काम करते थे और कुछ ना कुछ मीठा बना के खाते थे। इंजॉय होता था, उत्साह होता था खेती का काम, जो आज जो है वो भार हो गया है, आज जो है बोझ हो गया है। आज वो मजदूर ढूंढते फिरते हैं और खुद सोते रहते हैं। आज के किसान 3 तरह के हो गए हैं। एक तथाकथित किसान हो गए हैं जो कभी कभी खेत से निकलते हैं और वो दूसरे दिन कहते हैं कि हम भी किसान हैं। एक जागीरदार किसान है जो कभी खेत में जाते ही नहीं है और लोगों का शोषण करके माल लूटना चाहते हैं। और तीसरा वो किसान है जो मिट्टी से बात करता है, पौधों से संवाद करता है, उसको वो मूर्ख अनाड़ी मानते हैं। इसलिए ये हमारा दुर्भाग्य है। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि किसान को खेत जमीन से बात करनी आनी चाहिए, पौधों से संवाद आना चाहिए और वो खुद खेत में पसीना बहाए और इस गाय को समझे, प्रकृति को समझे और धरती की भाषा समझे, तो किसानी फायदे से होगी। ये इनकम के बहुत सारे स्रोत है। जैसे दूसरे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 10 रास्ते, प्रधानमंत्री जी की उस टीम का मैं हिस्सा रहा जिसमें किसान की आय दुगनी कैसे हो, तो मैंने उनको सलाह दी कि सर आप तो दुगनी की बात करते हैं, मैं तो 10 गुने के रास्ते जानता हूँ। तो उन्होंने मेरा नाम पता पूछ के कहा कि पहले आपसे सुनेंगे। तो निश्चित रूप से, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं खेत में बैठा हूँ, मैंने मेरे घर इस स्टाइल से बनाया कि दूसरे देश के लोग, आने वाले लोगों को वो लुभाते हैं। नेचर से बनाए, मेरे खेत की घास फूस से बनाए, तो मेरे पास टूरिस्ट आते हैं। पहला दुनिया और देश का पहला किसान हूँ जो हॉर्स टूरिज्म को, जो सफारी जो है उस टूरिज्म को मैंने डेवलप किया। कहीं सब महलों वाले, बड़ी 5 स्टार होटलों वाले और सफारी कराते हैं, लेकिन किसान दुनिया में पहला व्यक्ति है जो किसान भी अपनी झोंपड़ी से शुरू करता है और सफारी को। तो
मैंने नए नए रास्ते खोजे। फिर मैं गाय पालता हूँ, तो गाय में जो है मेरी बछड़ियां साल में 2-4 लाख रुपए की मेरी बछड़ियां बिक जाती है। तो अच्छी नस्ल पालें। एक तो मरी भी सस्ता माल ला के पालेगा, माल भी उतनी खाएगा, बेगार भी उतनी कराएगा और कुछ भी दे के नहीं जाएगा। तो अच्छी नस्ल की, मैं अच्छी नस्ल के घोड़े पालता हूँ, मेरी बहुत अच्छी कीमत के मेरे घोड़े बिकते हैं। तो घोड़ा हो गया, टूरिज्म हो गया और हॉर्स सफारी हो गई, फिर मेरे गोपालन हो गया। और इस तरह से जो है वो सामान बेचता हूँ जिसकी कीमत मैं तय करता हूँ। किसान सबसे बड़ी मात इसमें खाता है कि अपने सामान को लिए घूमता है, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, और उसके सामान की 4 महीने रीझता वो है, मेहनत वो करता है, पसीना वो बहाता है और कीमत साला को दूसरा लगाता है। ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं जिस मेरी कीमत से माल नहीं बेच सकता हूँ वो मेरी गाय और घोड़ियों को खिला देता हूँ, और वो गाय और घोड़ी बेचते वक्त 1 रुपया नहीं छोड़ता हूँ। मैं जो मुंह से कहता हूँ वही पैसे लेता हूँ। तो जिस दिन किसान अपने माल को बेचना सीख जाएगा उस दिन कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। 1 रुपया 25 पैसा आज तक मैं चैलेंज से कहता हूँ आपके इसके माध्यम से, मैंने सरकार की 1 रुपये की सब्सिडी नहीं ली। 1 रुपया मैंने किसी सामाजिक संस्था से दान का नहीं लिया और न किसी व्यक्ति से मैंने डोनेशन लिया। कभी ऐसा मैंने किया ही नहीं है। तो ये सब काम इसलिए हुआ कि सब इस गाय की कृपा है। हम सिर्फ 33 कोटि देवता ढूंढते हैं, इस गाय में ढूंढते हैं, और गाय हमारी इबादत है, गाय हमारा ईमान है, और घोड़ी जो है वो हमारी शक्ति का प्रतीक है। दोनों के बीच में चारपाई डाल के सोता हूँ तो गहरी नींद आती। तो ये सब इनकम बढ़ने के स्रोत है, और इनकम महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे जीने का स्रोत है। इसको आर्थिक आंकलन से जोड़ना ही नहीं चाहिए कायदे से। लेकिन हम आर्थिक संतुष्ट करें तो आर्थिक संतुष्टि भी हमें भरपूर मिली हुई है और जीवन का सुख भी भरपूर मिला हुआ है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। तो बताइए कि खेती का क्या भविष्य होने वाला है और इसमें क्या क्या बदलाव आने वाले हैं? खेती का भविष्य जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के मानव रहेगा तब तक रहेगा इसका भविष्य। और आज भी भविष्य, आज कल्पना करिए आप, मनुष्य को जीने का स्रोत खेती है, प्राणी का भरण पोषण करने का माध्यम खेती है। और हमारे ऋषियों ने तो जीवन पद्धति के 3 तरीके बताए हैं, जिसमें कहा कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। नौकरी तो हमारे यहाँ बहुत ही हेय दृष्टि से देखी गई है, क्योंकि इसमें आदमी का जमीर गिरवी होता है। और आपको इसका विश्लेषण है, उत्तम खेती इसलिए है कि धरती के जितने भी प्राणी मात्र जो है वो सब के सब इस धरती माता पे डिपेंड करते हैं, और उसका सीना किसान चीरता है, और उस किसान की मेहनत से उसमें अन्न उत्पन्न होता है, और उसको सब जीव खाते हैं। तो उसका कुछ ना कुछ आंशिक लाभ किसान को भी मिलता है, संतुष्टि मिलती है। वो पूरे समाज का पोषण करने के बाद अपने बच्चों के पोषण की बात करता है। तो ये परमार्थी जीव है, और परमार्थी जीवन श्रेष्ठ माना गया हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार और हमारे दार्शनिक दृष्टि से। तो पहला उत्तम साधन जो है जीने का वो है उत्तम खेती। दूसरा मध्यम नौकरी। नौकरी इसलिए मध्यम है कि नौकरी में 3 तरह के लोग प्रभावित होते हैं, एक जिनसे लिया जाता है, एक जिनको बेचा जाता है, और एक खुद। 3 तरह के लोगों को इसका बेनिफिट है। लेकिन नौकरी जो है उसको है दृष्टि से इसलिए माना गया है कि नौकरी करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने अधिकारों की बात करता है, अपने कर्तव्य की बात कभी नहीं करता। कभी आपने ट्रेड यूनियनों को आंदोलन करते सुना है कि सरकार हमें हमारे कर्तव्य बताए, उनकी पालना कराए? वो कहता है कि हमारा अधिकार दे दो, 8वां 9वां वेतन आयोग दे दो, लेकिन कर्तव्य की बात नहीं करते। इसलिए अपने स्वार्थ की बात करता सनातन संस्कृति में पाप है, गलत कार्य है, नीच कार्य है। इसलिए केवल एकमात्र धरती का व्यक्ति है जो पूरे मानव जाति की, पूरे प्राणियों की जो है विकास की कल्पना करता है, उनके पोषण की कल्पना करता है, वो किसान है। तो खेती तो सदैव उत्तम रही है और उत्तम जीवन रहेगा आज भी आने वाले समय में। अब आप देख लीजिए, हमारे ऋषियों ने कहा है कि तू घी पी, तेरे पास नहीं है तो उधार करके पी। तो अब तो वही जिएगा जो घी पिएगा। तो सीधा सा अर्थ है। और घी कहाँ से आएगा? खेत, गाय से। गाय कहाँ से आएगी? खेत से। तो ये सब के सब खेत पे आधारित हैं। आप आज आने वाले समय में भी डॉक्टर और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जाने वाला नहीं है। तो जाने वाला नहीं है तो उनको ही नहीं सताएगा जो गाय का खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, धरती को सीना चीर के शुद्ध उत्पादन करेंगे, शुद्ध प्रोसेसिंग करेंगे, वही बचेंगे। बाकी तो जाना पड़ेगा। इसलिए खेती तो सदैव महत्वपूर्ण। आने वाला समय, अब जो अच्छे किसान है, अच्छे किसान का अभिप्राय है जो शुद्ध खेती करते हैं, गो आधारित खेती करते हैं, जो गाय पालते हैं, उनका ही जमाना आने वाला है।
लोग सबसे ज्यादा कोई ध्यान देंगे, इतने दिन ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी गाड़ी पे दे लिया, अब सबसे ज्यादा ध्यान जो जाएगा वो शुद्ध खान पान पे जाएगा, और नहीं जाएगा तो टिकट कटा के जेब में रखे, कभी भी वीजा आ सकता है। और बिल्कुल साफ सुथरा वही व्यक्ति रहेगा जिसका शरीर और एक नियम भी है, आप देखेंगे कि पूरे जगत के प्राणी जो है उनका सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा रिश्तेदार, सबसे नजदीक कोई प्राणी के है तो उसका शरीर है। और शरीर का पोषण यदि हम ढंग से नहीं करते हैं, शरीर का ध्यान हम ढंग से नहीं रखते हैं, तो दुनिया में वो किसी का भी ध्यान नहीं रख सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। जो अपने शरीर का नहीं है वो दुनिया में किसी का भी नहीं है। तो पहला कार्य जो ईश्वर उसको दे के भेजता है, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य ईश्वर को दे के भेजता है कि तू तेरे शरीर तेरा सबसे नजदीक है, तो इसका ढंग से पोषण कर, इसका ढंग से जो रख रखाव कर। और उसमें भी हम चूक करते हैं तो ये गलत बात है। तो इसका पोषण करने का तरीका खेती है, और वो शुद्ध खेती है, शुद्ध प्रोसेसिंग है। तो इस ओर तो आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा दुनिया और देश के लोगों के पास। तो ये आज उत्तम मार्ग रहा है, उत्तम मार्ग बनेगा। बीच में भटकाव आया था, वो अब आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा, वापिस उसी सिरमौर की ओर ये बढ़ेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता, प्रकृति का ये पर्याय है, और प्रकृति सदैव अपनी विजय करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई किसान प्राकृतिक कृषि करना चाहे रासायनिक कृषि छोड़कर, तो इसकी शुरुआत कैसे करें? बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी तथा कथित साइंटिस्टों ने। ये साइंटिस्ट मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहने को मजबूर हूं कि इस देश में दो बड़े पाप बहुत षड्यंत्र पूर्वक हुए। इन तथाकथित एग्रीकल्चर के साइंटिस्टों ने तो इस धरती को बांझ बना दिया, और इस वेटनरी के लोगों ने इस गौ माता को जो है आवारा बना दिया। ये बहुत बड़ा पाप, अब इनको सोचना पड़ेगा। और दूसरा, इन्होंने एक बहुत बड़ा अंधकार फैला रखा है कि रसायन से जैविक में जाएंगे तो 3 साल लोश होगा। ये झूठ है, और इससे भी बड़ी झूठ दो और बोलते हैं ये लोग। एक ये कहते हैं कि पौधा पानी जड़ से ही लेता है, ये सफेद झूठ है। और ये कहते हैं कि इस मिट्टी की जांच कराओ और उर्वरक ऊपर से डालो, ये महाझूठ है। ये तीनों की तीनों आज के किसान को जो रसायन खेती कर रहा है, वो प्राकृतिक की ओर आना चाहता है, तो तीनों भय सताते हैं उसको। और ये भय जो है ये काल्पनिक है। आपको प्राकृतिक खेती के लिए अपनाने के लिए सबसे पहली शर्त है देसी गाय। घर में देसी गाय होगी, और फिर उस गाय की विज्ञान को समझना होगा, और इस धरती की भाषा को समझना होगा। जो भी किसान इस धरती की भाषा को समझना चाहे, गाय की विज्ञान को समझना चाहे, मेरा गेट 24 घंटे उसके लिए खुला है। अब वो आए, एक दिन भी उसका उत्पादन गिर नहीं सकता। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दुनिया के जितने भी तमाम साइंटिस्ट हैं उनको चैलेंज करता हूँ कि प्राकृतिक ढंग से खेती मैं करूं, अरे उसी प्लाट में दूसरी साइड में वो रसायनों से कर लें, मेरे से दुगना उत्पादन ले लें, मैं उनकी बूट पालिश करूं। ये भ्रांति है। इस धरती के विज्ञान को ही नहीं जानते, इस धरती की भाषा को ही वो नहीं जानते। अरे ये धरती माँ है, माँ वो होती है जो जिंदा होती है, माँ वो होती है जो बच्चा पैदा करती है, वो संपूर्ण होती है। ऊपर नीचे से डालने की बात कहाँ से आई, और इस पे अत्याचार करने की बात कैसे आई? अरे सब मन में आए सोई फेंकवा दो, तो फिर माँ आपको गालियां नहीं देगी। पूरी धरती को बांझ बनाती है लोग। ये अपराध नहीं किया, षड्यंत्र है, ये नष्ट हो जाएंगे। ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो है 7 पीढ़ियां को जो है खराब कर देगी। धरती, गाय और प्रकृति एक ही शब्द है। पानी, जल और नीर एक है, वैसे धरती, प्रकृति और गाय एक है। गाय को समझोगे तो धरती समझ में आएगी, धरती को समझो तो नेचर समझ में आएगी, नेचर समझो तो गाय समझ में आएगी। इसलिए तीनों एक ही शब्द हैं। तीनों को समझो तो सर्वांगीण विकास होगा। आपका श्रेष्ठतम रास्ता, आपको मार्ग मिलेगा, और तो कोई मतलब ही नहीं है। जीने का सही राह ढूंढना है, जीना ढूंढना है, तो प्रकृति, गाय और धरती को समझना पड़ेगा, इसकी भाषा समझनी पड़ेगी, इसकी विज्ञान को समझना पड़ेगा। संपूर्ण विज्ञान है गाय, कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कोई लेना देना नहीं, आडंबर अंधविश्वास का कोई लेना देना नहीं। धर्म के साथ इसलिए जोड़ दिया गया कि आदमी उसको हार्ट से धारण करे। देखो, हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या हुई है। हमारे यहाँ समस्या हुई है कि आज के षड्यंत्रकारियों ने, और विशेष तौर से बहुत साफ शब्दों में कहूँ कि वामपंथी,
इस 70 साल पे राज करने वाले हमारे सिरमौर नेताओं के ब्रेन को इतना तेजनेस कर दिया, इतना नेस्तनाबूद कर दिया कि इनकी 7 पीढ़ियों के कीड़े पड़े तो भी कम है। इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक ब्रेन को फास्ट किया। हर रिश्तों को, हर समाज को, हर व्यक्ति को, हर देश को उन्होंने ब्रेन से तोड़ना शुरू किया और यही विनाश का कारण बना। ब्रेन विज्ञान का द्योतक है, विज्ञान जो है उन्नति का द्योतक है, लेकिन विज्ञान और ब्रेन सबसे ज्यादा विनाश के भी द्योतक है। ये जितना विकास करते हैं उससे दुगनी स्पीड से विनाश भी करते हैं। तो इन्होंने ब्रेन को फास्ट किया, इसलिए दुनिया के सामने ये परिणाम है। हमारे ऋषि बहुत बड़े आविष्कारक थे, बड़े रिसर्च करता थे, बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने ब्रेन और हार्ट को सदैव समानांतर चलाया। हार्ट प्रेम का प्रतीक है, प्रेम भक्ति का प्रतीक है, और प्रेम जो है वो मुक्ति का मार्ग है। इसलिए ब्रेन और हार्ट दोनों को समानांतर चलाया गया। और हमारे गुरुकुल में ब्रेन को फास्ट किया तो हार्ट को भी जिंदा किया। और हार्ट सदैव जिंदा रहता है खान पान से। आप शुद्ध खान पान करोगे तो आपका हार्ट जिंदा रहेगा। आप अशुद्ध खान पान करोगे, ब्रेन का इस्तेमाल करोगे तो आपका हार्ट डैमेज हो जाएगा। ये रिश्ते नाते, ये समाज, ये दृष्टिकोण, ये हमारी रीति रिवाज, ये हमारे सिस्टम, कल्चर, सब के सब हार्ट पे डिपेंड करते हैं, ब्रेन पे नहीं करते। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने ब्रेन को तो फास्ट करें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं करें कि आपका हार्ट डैमेज हो जाए, ब्रेन ही फास्ट हो जाए। ये दोनों समानांतर चलने चाहिए। ये हमारे देश की सदियों सदियों पुरानी परंपरा है और इसको हमें पुनर्जीवित करना ही चाहिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। अब आप बताइए कि प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। आज के लिए वो भ्रम फैला हुआ लोगों में कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों एक ही है। पहले तो मैं शब्दों पे जाऊं, ये जैविक खेती और ये रसायन खेती दोनों ही हमारे देश के किसी साइंटिस्ट का आविष्कार नहीं है। ये दोनों विदेशी लोगों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं, उनके द्वारा आविष्कार की हुई दोनों पद्धतियां हैं। ये भारतीय सीना तान के साइंटिस्ट कहते हैं जैविक खेती प्राकृतिक खेती एक ही होती है। नहीं होती है, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि तो रटे रटाए लोग हैं। रटने में और नकल में कोई बेसिक अंतर नहीं। ये 4 किताबें विदेशी लोगों की लिखी हुई रटते हैं और रट करके एग्जाम पास करते हैं, दूसरे दिन साइंटिस्ट हो जाते हैं। तो वो साइंटिस्ट इस जैविक को लेके आए अपनी खाल बचाने के लिए। जैविक में ये केचुए लाए। आज भी मैं अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री बजट से पहले आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब मुझे हर बार बुलाते हैं और बहुत लंबा मुझे सुनते हैं। मैंने उनकी पूरी प्रशासनिक अधिकारियों के सामने उनसे कहा कि सर, ये जैविक के नाम से इस देश को कब तक ठगा जाएगा? इस प्रदेश में खरबों रुपए खर्च करने के बाद भी आप 100 लोगों की जैविक खेती करने वालों की आपके अधिकारी लिस्ट बना के नहीं ला सकते, जो इनके कहने से, इनके तरीके से जो प्रमाणिक रूप से बिना जहर की खेती कर रहे हो। ऐसे 100 लोगों की लिस्ट आज किसी भी प्रदेश सरकार के पास में नहीं है, न भारत सरकार के पास में। तो इससे बड़ा कोई झूठ होगा? तो ये सब के सब जिसको केचुआ कह करके ये बाजार में उतार रहे हैं, वो सब केचुआ ही नहीं है। केचुए के 16 लक्षण होते हैं जिसमें एक भी नहीं है। वो आइसियन फिटिडिया नाम का एक जंतु है जो कृत्रिम ढंग से पालते हैं। केचुआ मिट्टी में जिंदा रहता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी में जिंदा रहता है, मिट्टी में दूसरे दिन मर जाता है और उसमें ये अच्छी चीजें खा करके गंदी चीज बाहर निकालता है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है और उसके मल से निकले हुए कहते हैं कि ये जैविक खाद हो गई, इससे उत्पादन बढ़ जाएगा। झूठ है। मैं चैलेंज करता हूं कि उससे उत्पादन बढ़ा के दिखा दे। वो आडंबर फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। इसीलिए जैविक सक्सेस जो है सक्सेस नहीं है। और इसके उत्पादन आज के दिन जैविक के नाम से साले ऐसे दुकानदार हैं, किसान को कोई 1 रुपए की चीज बेचता है तो नरक में जाएगा। हजारों साल के इतिहास में किसान को कभी बेचा ही नहीं गया खेती से संबंधित कोई चीज। किसान आपस में भी आदान प्रदान करते थे, दूसरे को बीज बेचते नहीं थे। बेचने की परंपरा किसान के पास सदियों से नहीं थी, 70 साल के षड्यंत्र में आई है। और जितना ये जो है षड्यंत्र होगा उतना ही साल नेस्तनाबूद होंगे लोग। तो ये बेचने की प्रक्रिया ही नहीं है। किसान आदान प्रदान करे और फिर आगे बढ़े। तो ये इन बातों को इनको समझना पड़ेगा कि जैविक जो है वो तो टोटल डिपेंड ही दूसरों पे करती है। फिर आप खाद को सड़ाओ गलाओ, ये कौन सा नियम है? गलत है ये। अरे गोबर में लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो तुरंत काम में लो तो काम आती है। सूक्ष्म 1 ग्राम गाय के गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। उनको मल्टीप्लाई करते हैं, खेत में बेचते हैं, वो अपना काम करते हैं। भंडार भरा पड़ा, धरती माँ गोद में सब कुछ पड़ा है।
एक पौधे को 26 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और पूरा भंडारण धरती में भरा पड़ा है, केवल जड़ों के अनुरूप नहीं है। उनको उपलब्ध कराने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं और सूक्ष्म जीवाणु को गाय का गोबर प्रोटेक्शन देता है, मल्टीप्लाई करता है और अपनी सेना उतार करके पौधों को उनकी खुराक उपलब्ध कराता है। इतना सा विज्ञान है जिसके लिए तुम खड्डे खोदो, तुमसे पूछो कोई। मैं चैलेंज करता हूं साइंटिस्टों को कि 10-10 बीघा जमीन एक किसान से साथ में ले लें और वो खुद करके दिखा दें मुझे भी। एसी में बैठ करके चित्र बना करके उनमें केचुए पालना, उनमें खड्डे खोद करके खाद को सड़ाना बहुत ईजी है श्रीमान जी। लेकिन वो खड्डा खोद करके फिर खाद उसमें डाल करके वापस निकाले तो पता लगे उसको, क्योंकि वो कभी उन्होंने किया ही नहीं है। खेती का ज्ञान देना बहुत अच्छी बात है। वो एक भजन है ना कि कृष्ण तू कभी राधा बन के दे तो तेरे को पता लगे कि औरत की क्या पीड़ा है। वैसे ही है ये ज्ञानी लोगों से जो ज्ञान बाजार में बेचते फिरते हैं, चैनल पे ज्ञान बेचते फिरते हैं, मैं उनसे कहता हूँ मेरे भाई कभी तुम 12 बजे कस्सी चला के तो दिखाओ यार। कल परसों मेरे किसान साथी आए, मैं 12 बजे यहाँ धूप में बिना सर पे चापी डाले काम कर रहा था। उन्होंने कहा यार आदमी तो हम भी बहुत कठोर है लेकिन आप तो हमसे भी आगे निकले। मैंने कहा आगे नहीं यार, तो इससे अटखेलियां कर रहे हैं। सूर्य भगवान से कह रहे हैं आप तपा दो, कितना तपाता है। तो किसान सर्दी से गर्मी से कोई मतलब ही नहीं उसको, तो ब्लड प्रूफ है। जैसे साधु को कोई गाली नहीं लगती और नेताओं को कोई शर्म नहीं लगती, वैसे ही वो किसान को कोई मौसम का कोई रूल नहीं लगता। आज के किसान जो है अंधाधुंध यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके स्थान पर प्राकृतिक कृषि में कौन सी खाद का इस्तेमाल करते हैं? देखो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि इस धरती की खुराक न तो डीएपी यूरिया है और न गोबर की भरी हुई ट्रॉलियां है। यदि ये खुराक होती तो जंगल में इतने पेड़ खड़े हैं, इनमें ये खुराक देने कौन जाता। और जब वहां अनगिनत फलों से लदे हुए फल तैयार हो सकते हैं, पेड़ तैयार हो सकते हैं, तो आपके और मेरे खेत में क्यों नहीं हो सकते? एक बात। दूसरी बात, पहाड़ों पे इतने पेड़ खड़े हैं, उनमें डीएपी यूरिया ट्रॉली भर के खाद लेके कौन जाता है? वहां पेड़ तैयार होते हैं तो आपके और मेरे खेत में क्यों तैयार नहीं? ये बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा गहरा विषय है, इसको किसान को समझना पड़ेगा। ये नेचर की कोई चीज ही नहीं है। नेचर की चीज इस जमीन की गणित को समझना पड़ेगा। और वो ये है कि आपके घर में किचन में पूरा सामान भरा पड़ा है और बनाने वाले नहीं हो तो आपको टिफिन लाना पड़ेगा। टिफिन वाले को ये नहीं पता कि आपको क्या अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। उसका अपना पैकेज है, वो पकड़ा देगा। 4-6 महीने खाएंगे तो घुटने टूट जाएंगे और आपसे थक जाएंगे। लेकिन आपकी पत्नी बनाती है तो आपको पता होता है कि आप कितना खाएंगे, आपका बेटा कितना खाएगा, क्या खाएगा। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ज्ञान है, उससे पोषण मिलेगा, उससे आपकी नियमित लाइफ चलेगी। वैसे की वैसे धरती पे इस धरती में पूरा का पूरा भंडार भरा पड़ा है, जड़ों के अनुरूप नहीं है। जैसे किचन का सामान हमारे अनुरूप नहीं है। हम सीधा मसाला नहीं खा सकते, दाल सीधी नहीं खा सकते, आटा सीधा नहीं खा सकते। पकाएंगे तो खाएंगे। तो वो पकाने का काम इस धरती में सूक्ष्म जीवाणु करते हैं और सूक्ष्म जीवाणु को बढ़ाने का काम और उनको संरक्षण करने का काम ये मल्चिंग करती है, गाय का गोबर करता है। ये जितने भी प्रकृति में कोई व्यक्ति अपने खेत का एक भी तिनका अनावश्यक रूप से जलाता है तो वो अपने जीवित पिता की समाधि जलाने के समान है। ये आपको देखना चाहिए, तो ये हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये नेचर समझ में आएगी। 26 पोषक तत्वों का भरमार इस धरती में है। वो सूक्ष्म जीवाणु जाएंगे गृहिणी के रूप में और उसमें से खाना पकाएंगे। उनको पता है कि कौन सी जड़ को कितनी आवश्यकता है। जैसे उस गृहिणी को पता है कि पति और बेटे को क्या आवश्यकता है और कितनी मात्रा में आवश्यकता है। स्वयं भोग का वो सिस्टम धरती में भगवान ने दिया है। तो वो गृहिणी के रूप में सूक्ष्म जीवाणु जा करके और जड़ों को उपलब्ध कराएंगे। और इसके 2 प्रमाण में आपको प्रामाणिकता से देता हूँ। मेरे यहाँ -4 का टेम्परेचर में तो पपीता का एक पता नहीं जड़ा ओपन में, और इस 48 की धूप में भी आप देख रहे हैं सबके चेहरे खिले हुए, एक भी पौधा मुरझाया हुआ नहीं। बस यही कारण है कि सूक्ष्म जीवाणु प्रोटेक्शन देते हैं। तो आप जब भी रसायन कर ये जाने की जरूरत ही नहीं है। रसायन तो टिपन व्यवस्था है, ट्रोलियां भर के खाद भी टेम्परेरी व्यवस्था है। उससे धीरे धीरे आप जैसे डैमेज होते हो वैसे धरती डैमेज होती है। वो गृहिणी जाए, वो सूक्ष्म जीवाणु, रेत के टीले और डेयरी की धरती दोनों को आप एक जैसी उपजा सकते हैं, एक जैसी। जमीन महत्वपूर्ण नहीं है, सूक्ष्म जीवाणु महत्वपूर्ण है।
जिस धरती में जितने ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु होंगे, जितने ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जितना मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो धरती उतना ही सोना होगी, चाहे कहीं की भी। इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये जैसे जीवामृत और घन जीवामृत का सुना होगा आपने, बस वो घन जीवामृत से मल्टीप्लाई होती है। आप अपने बीजों का उपचार कैसे करते हैं? मैं बीजों को, सबसे पहला काम तो बीजों को ये करना चाहिए कि आप जब बीज बोने की तैयारी करो तो 2-3 दिन तक उनको कड़ी धूप में सुखाना चाहिए। अब आप देखते हो कि जो हमारे नेचर में जितने भी घास उगते हैं, कितनी विषम परिस्थितियों में भी वो डाउन मतलब खराब नहीं होते, वो जो है नष्ट नहीं होते। इसका कारण एक ही है कि वो साल भर सूर्य से पूरा का पूरा जो है ऊर्जा लेते हैं। तो ये अंदर से डब्बे में से निकाला और तुरंत बीजा, थैली में से फाड़ा और तुरंत बीजा, ये सिस्टम ठीक नहीं है। 2-3 दिन तक कड़ी धूप में बीजों को जो है धूप दिलानी चाहिए, और धूप देने के बाद में उनको आप बीजोपचार करें। गाय के मूत्र गोबर चूने से बीज उपचार करके, और फिर मिश्रित खेती करें। आप मिश्रित खेती, ये जीरो बजट का अर्थ यही है कि मूल फसल सुरक्षित रह जाए और सहायक फसलों से उसकी पूरी लागत निकल जाए। और इसका दूसरा विज्ञान ये है दूसरा विज्ञान ये है कि आप देखेंगे कि जैसे बाजरा बोया हमने, बाजरे के साथ मूंग बोया और गंवार बोया, तिल बोया, काकड़ी मतीरों की बेलें बोई, तो उसमें जो गंवार को जरूरत है वो मूंग को नहीं है, जड़ों को। ये जड़ों का कंपटीशन नहीं, सामंजस्य है, सहयोग है। तो मूंग को जरूरत है वो गंवार को नहीं, गंवार को जरूरत है वो बाजरे को नहीं। तो जो चीजें अनावश्यक होती है वो एक दूसरे को उपलब्ध करा देती है इजी वे में, तो वो प्रोटेक्शन होता है। दूसरी बात, प्रकृति का कोई प्रकोप होता है तो 4 फसलों में से 2 निकल जाए तो 2 भी सुरक्षित रहती है, आपका खेत खाली नहीं होगा। तो मिश्रित खेती हमारे स्वभाव में है, हमारी नेचर में है, और हमारे पूरे के पूरे दर्शन शास्त्र में हजारों साल की आजमाई हुई पद्धति है। एक फसल ये हमारे लिए ठीक नहीं है, न हमारे क्लाइमेट के लिए ठीक है, न हमारी धरती के लिए ठीक है। ये इसका सिस्टम है। औषधीय पौधों की खेती किसानों के लिए किस प्रकार फायदेमंद है? ये औषधीय खेती करने से पहले औषधीय ज्ञान किसान को होना बहुत जरूरी है। नेचर में इतनी जड़ी बूटियां भरी पड़ी है कि एक भी चीज प्रकृति अनावश्यक रूप से उगाती नहीं है। लेकिन अब बेचने के लिहाज से तो अब आयुर्वेद के ऊपर डिपेंड करता है, किसान खुद तो कर नहीं सकता इसमें। आयुर्वेद, हमारे लोग जो डिग्रियां तो आयुर्वेद की लेते हैं, प्रैक्टिस एलोपैथी की करते हैं, वो जमीर द्रोही लोग हैं। मैं देशद्रोही तो उनको नहीं कहूंगा, लेकिन जमीर द्रोही लोग हैं जो डिग्रियां अनुसंधान किसी चीज का करते हैं, जमीर कहाँ लाके बेच देते हैं। वो लोग अपने रास्ते पे आ जाएं और वो सीधे किसान से जुड़ जाएं तो किसान और इस देश का और वेदों का, तीनों का कल्याण हो जाएगा। अब तो नेचर में आना पड़ेगा, झक मार के आए उससे पहले आ जाएं तो अच्छी बात है। तो वेद जो है इसमें उतरे तो किसान के लिए फायदेमंद है। लेकिन किसान को जड़ी बूटियों का ज्ञान पक्का रखना चाहिए। अपने घर की किसी भी तरह की कोई हारी बीमारी कभी अचानक आ भी जाए तो किसान जो है उसमें ठीक कर सके, ये रहेगा। क्या हाइब्रिड सीड्स और जीएम सीड से देसी बीज तैयार कर सकते हैं? नहीं, जीएम से तो कल्पना ही नहीं की सकती। जीएम तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा पाप है, इसकी तो किसान को चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए ये सिस्टम हमें जैविक में आप उन जो दूसरे तरीके जो बीज हैं उनको आप धूप में सुखाएं, बीजोपचार करें, उगाएं, दूसरे साल उन्हीं को काम में लें। थोड़ा बहुत डाउनफॉल आएगा तो आ जाएगा। क्या कि एक्चुअल में ये इस तरह से आदि कर देते हैं कि इन बीजों को रसायन ही अच्छी खुराक लगती है, नेचर उनको ठीक नहीं लगती, तो उसमें सुधरने में 1 साल का समय लग सकता है, फिर वो आपके वापस नेचर में आ जाएगा। ऐसा मेरा अब तक का नियम है। मैं ये सिद्धांतिक प्रतिपादित नहीं करता हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है वो मैं मेरे सभी किसान साथियों के सामने शेयर करता हूँ। प्राकृतिक कृषि में फसलों को कीटों से बचाने के लिए कौन कौन सी दवा बनाई जाती है और उनका कैसे उपयोग करते हैं? देखो, चाहे मनुष्य हो, चाहे धरती हो, चाहे पेड़ पौधे हो, बीमारी सदैव उसके आती है जो कमजोर होता है। और ये गाय जहाँ आ जाती है वहाँ कमजोरी न धरती में छोड़ती है, न नेचर में छोड़ती है, न शरीर में छोड़ती है। ईमानदारी तो है कि 25 पैसे की भी दवा 365 दिन में घर में भी नहीं जाता। और ईमानदारी ये भी है कि मैं 1% की बीमारी कोई खेत में भी नहीं जाता। राजस्थान की टॉप नस्ल के घोड़ी पालता हूँ, गाय की शरण में रहता हूँ। वेटनरी का डॉक्टर मेरा वेट कभी नहीं बनाता, काम ही नहीं करता। तो यदि आप
कमजोरी नहीं रखेंगे धरती में पौधों में तो बीमारी का कोई लेना देना नहीं। प्रारंभिक स्टेज में जब आप शुरू करते हैं तो ये बीमारियां आप पे अटैक करती हैं, जब तक आपकी धरती, आपकी वनस्पति मजबूत नहीं हो। उसके लिए 10 परणीर, नेचर से, घास फूस से बहुत सारी जड़ी बूटियां बनती है और बहुत सारे तरल पदार्थ बनते हैं। उसके लिए एक पूरा विश्लेषण है, आप अलग से उसका पूरा वीडियो बनाएं और मैं एक एक चीज बना करके उसको डिस्प्ले करूं तो वो किसान तक पहुंचे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये एंटीरोधक, एंटीनाशक, ये हमारे यहाँ तो सदियों से ही नहीं दिखा। देख लें आप, ये जितनी भाषा सिखाने वाले लोगों से मैं अक्सर कहता हूँ कि यार तुम क्यों पाप करते। आज 70 साल में ये 4 अंग्रेजी दवाइयों का नाम किसान को नहीं समझा सकता। वो दुकानदार से जाके कहता है ऐसा रोग बताते, वो ठोकता और वो लिया था और वो बताता, उससे दुगनी डालते। तो ये क्या कल्याण करेंगे। इनको जो जमीनें दी थी इनको रिसर्च के लिए, उस जमीन का स्टैंडर्ड ये नहीं रख पाए तो वो डाउन चली गई, तो किसान की जमीन को कैसे डेवलप करेंगे ये? इनसे कोई पूछे तो सही। तो ये सब जो अलर्ट चला रहे हैं अंधेरे में। अभी जैसे बाजरा, मक्का, मूंगफली की फसलें लगाई जाएंगी तो इन फसलों को प्राकृतिक कृषि में कैसे उगाया जाता है? देखो, सबसे पहले तो ये लोगों ने एक भ्रांति ये फैला रखी है कि इस गर्मी में खेत की जुताई बहुत गहरी करनी चाहिए। ये झूठ है। इस खेत की जुताई गहरी नहीं करनी चाहिए। 4 इंच से ज्यादा धरती जिंदा नहीं है। 4-4.5 इंच जमीन ही जिंदा है जिसको काम में ली जा सकती है। इसलिए वो हेरे से जुताई करें आप, और जुताई सुबह से लेके दोपहर तक करें, शाम को या दोपहर में नहीं करें। वो पक्षी आएंगे आपके हानिकारक कीटों को खा के चले जाएंगे। फिर जुताई होने के बाद में जो है वो बीज का बीजोपचार करें आप। बीजोपचार करके और उस बीज को बीजे मिश्रित खेती लें आप। एक फसल कभी भी नहीं लें। जैसे आप मूंगफली ले रहे हैं तो उसमें आप भिंडी ले सकते हैं, गंवार ले सकते हैं। वो भिंडी और गंवार जो है वो पहले पक जाएंगे तो उनको उखाड़ करके आप अलग कर लें। तो इस तरह से बाजरे में गंवार लें, मूंग लें, मोठ लें, गंवार लें, मूंग लें, तिल लें, और काकड़ी में तेरे काचरों की बेलें लें। जैसे धरती बेलों से ढक जाएगी तो आच्छादन हो जाएगा, नमी नहीं जाएगी, आधा पानी देना पड़ेगा। इस तरह से आप मिश्रित खेती करें, बीजों उपचार करें, और अभी जुताई जो है वो गहरी नहीं करें। गहरी जुताई ठीक नहीं है। फेरे से जुताई करके फिर पाटा लगा करके और आप उस पर जुताई कर सकते हैं। अगर कोई किसान प्राकृतिक कृषि पद्धति से सब्जी उगाना चाहे तो वो कैसे उगा सकता है? हाँ, ये अच्छी बात है, अच्छी बात पूछी आपने। देखो, इन वैज्ञानिकों ने एक षड्यंत्र और किया है। आजकल वो बेड बनाते हैं, बेड के ऊपर प्लास्टिक बिछाते हैं और उनमें सब्जियां लगाते हैं। ये बहुत बड़ा पाप का काम है। इसमें जैसे ही प्लास्टिक आप ऊपर डालोगे सूक्ष्म जीवाणु सब नष्ट हो जाएंगे। वो पौधा पूरी जिंदगी आपके ऊपर आश्रित रहेगा। जितनी खुराक डालोगे, जितनी खाद डालोगे उतना काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इससे बढ़िया है कि आप बेड बनाएं और बेडों पे खेत का पूरा कचरा डाल दें। मैंने घास फूस पत्ते सब डाले बेडों पे, और वो पत्ते घास फूस जब डाल देंगे पूरा आच्छादन हो जाएगा, और उसमें एक बार पानी आप लगा देंगे तो उसकी नमी कभी नहीं जाएगी। सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन मिल जाएगा और आपकी फसल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगी। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें कि आप जो है वो आच्छादन घास फूस का करें, वो प्लास्टिक की सीटें नहीं बिछाएं, और बेड बनाएं, और ड्रिप सिस्टम आप दे सकते हैं, और नहीं तो आप जो है हमारे से या किसी और जैसे पद्धति आपके यहाँ प्रचलित है उससे आप सिंचाई करें। आज पानी की समस्या हर किसान के लिए बड़ी चुनौती है, तो किसान इस समस्या से कैसे लड़ सकते हैं? इस पानी के पाप को इस देश के सबसे बड़े ऋषि किसान से इन वैज्ञानिकों ने करवाया। रसायन खेती, और फिर हमारा क्लाइमेट राजस्थान का, तो पानी के लिए, इस क्लाइमेट के लिए रसायन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हम तो पानी अभी दे रहे हैं, 1 घंटे बाद में पूरा पानी गायब, और ऊपर से कोड और कोड में खाज हो जाए तो उस आदमी की क्या दशा होगी। तो वही इन किसानों की हो रखी है। पहले से ही प्रकृति मिट्टी दोनों इसके अनुकूल नहीं है, और ऊपर से रसायनों की बात करते हैं तो ये पानी की तो आग लगा रहे हैं। पानी पौधा जड़ से लेता ही नहीं है, ये उन्होंने झूठ फैला रखी है। पौधा जड़ से केवल नमी लेता है। नमी को कैसे मेंटेन रखें ये इनको पता ही नहीं है।
इसलिए पानी की आग लगा रहे हैं। और सबसे ज्यादा आज के दिन जीवों की हत्या करने वाला, सबसे ज्यादा पानी का दुरुपयोग करने वाला इन षड्यंत्रकारियों ने इस देश के ऋषि को बना दिया, किसान को बना दिया। आज सबसे ज्यादा जीवों की हत्या वो करता है और सबसे ज्यादा पानी का दुरुपयोग किसान करता है। और इनके षड्यंत्र के से जो है प्रभावित होकर करता है। ये आज के नहीं सोचेगा तो आने वाले समय में अब की बार जो वर्ल्ड वार होगी, त्राहिमाम मचेगी तो पानी के लिए मचेगी। तो अंत में आप देश के किसान भाइयों से क्या संदेश देना चाहेंगे? दुनिया में प्राणी मात्र का सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा ऋषि है तो वो किसान है। किसान को जीवन निर्विवाद जीना चाहिए। किसान वो था जो बिजोलिया बीज का भर के भगवान और धरती से प्रार्थना करता था कि तू मुझे गाय के भाग का दे, तू मुझे पशु पक्षी के भाग का दे, तू मुझे अतिथि का भाग का दे, तू मेरे अड़ोसी और पड़ोसी का भला कर। अपने और अपने बच्चों की बात ही नहीं करता था, दूसरों के कल्याण की बात करता था। वो किसान था। आज वो किसान दुनिया का सबसे बड़ा गोछी और सबसे बड़ा पापी बन गया, जो दुकानदार से जाके कहता है कि तू वो जहर दे दे जिसको जीव देखते ही मर जाए, खाते ही मर जाए, सूंघते ही मर जाए। 1 किलो अनाज जब घर में आता है तो 1 करोड़ जीव की हत्या होने के बाद वो कौन से तरीके से शाकाहारी होंगे जो एहसान खाते हैं। इसलिए मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि ये पाप नहीं किया जाए। मेरी किसानों से विनती है कि आप नेचर में जाएं, नेचर को अपनाएं, देसी गाय को अपनाएं, धरती की भाषा को समझें, तो आप जिंदा रहेंगे, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। कोई तरीका नहीं है। पहला मेरा निवेदन संदेश किसान भाई। दूसरा मेरा ये कहना है कि आपको खेती को आधारित खेती सीखनी पड़ेगी और आपको बिना जहर की खेती करनी पड़ेगी। ये देश तभी बचेगा, ये देश न राहुल से बचेगा, न मोदी से बचेगा, ये देश केवल गाय से बचेगा। और गाय जिंदा रहेगी तो किसान जिंदा रहेगा। और गाय से ही गांव बना। गांव है तब भारत है। भारत को समझना है तो गांव को समझना पड़ेगा। और गांव बना ही गाय से है। तो ये गाय जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक किसानी भी नहीं समझ में आएगी। किसान की पहली ABCD, पहली माँ उसकी गाय है। ये मेरा निवेदन है। प्रत्येक किसान गाय पाले, नेचर की खेती करे और पाप से दूर रहे, पाप मुक्त खेती नहीं करे। सब जीवों का कल्याण। किसान जातिवाद की बात करता है, घोर समाजद्रोही है। किसान किसी पंथ की बात करता है तो समाजद्रोही है। और किसान तो किसी देश की सीमा में भी नहीं बंधा होना चाहिए। प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण की जो भाषा बोले, प्रत्येक जीव के कल्याण की जो परमार्थ के लिए काम करे, वो किसान होता है। वो किसी सीमाओं में बंधा नहीं होता। उसका पुत्र जो है वो सेना के जाके सेना पे देश की रक्षा के लिए लड़ता है और किसान धूप में देश की जनता का पेट भरने के लिए लड़ता है। जो लड़ता है, संघर्ष करता है, वही किसान होता है। जय गौ माता।